मॉर्निंग टू अवर स्टूडेंट। आज हम स्टडी करने जा रही हैं +1 अकाउंटेंसी का चैप्टर 4 जिसका नाम है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है और किस बेस पे हम जो है रिकॉर्डिंग करते हैं डाटा को, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये एक छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको हम एक ही लेक्चर में कर लेंगे। तो इसके अंदर आज जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हम स्टडी करने जा रही हैं, वो हम पढ़ेंगे इसके जितने भी जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन होती है वहाँ से लेकर जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, यानी कि जो ट्रांजैक्शन है उनके रिकॉर्डिंग से लेकर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट तक जितनी भी सारे स्टेप आएंगे उन सभी स्टेप को हम स्टडी करेंगे। साथ के साथ इसके अंदर इसके बेस क्या है, दो तरह के बेस होते हैं इसके, एक तो केस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे और लास्ट में हम करेंगे हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसके अंदर हम मोटे मोटे कहें तो 3 ही क्वेश्चन आते हैं। एक तो हमारा आता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसके आप 2 क्वेश्चन बना सकते हो, इनके अलग अलग, इसका केस बेसिस का हो गया, अक्रूवल बेसिस का हो गया, या दोनों के एक्सप्लेनेशन या एक डिफरेंस हो गया, और एक इसके स्टेप आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, तो इस तरह से इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में स्टडी करेंगे कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग होती क्या है। तो देखो, जो हम बिजनेस करते हैं उसमें व्यावसायिक लेन देन बहुत होती है। तो इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, व्यावसायिक लेन देन जैसे ही होते हैं, कंप्लीट होते हैं, उद्गम मतलब, और उनकी पहचान से आरंभ हो जाती है। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन किया, उसकी हमने पहचान की, पहचान में हम क्या देखते हैं कि वो हमारा कैश में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, यही इनको डिटेल में करेंगे आगे। उसके बाद इन लेन देनों के लेखांकन करने, वर्गीकरण करने से शुरुआत होती है और सारांश बनाकर हम इसको समाप्त कर देते हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस, और लास्ट में फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इनको प्रोसेस के अंदर। पहला स्टेप जो आता है, लेन देनों को, जो भी ट्रांजैक्शन होती है उनको आइडेंटिफाई करना। सेकंड होता है वाउचर प्रिपेयर करना। थर्ड होता है जो ओरिजिनल एंट्री की बुक्स होती है, जिनको आपने प्रारंभिक बुक्स कहते हो, जर्नल कह सकते हो, उनमें एंट्री करना। फिर ये जो एंट्री है इसके बेस पे हम क्या करते हैं, लेजर बनाते हैं। इसके अंदर एक जैसे नेचर वाली जो लेन देन है उनको एक ही अकाउंट में रख दिया जाता है, और लास्ट के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाकर हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर हमारी प्रोसेस जो है अकाउंटिंग की, उसमें 5 स्टेप होते हैं, और इन स्टेप को स्टेप वाइज ही करना होता है, इनको मिस नहीं कर सकते। या आप ये नहीं कर सकते कि पहले आपने पहला लेन देन कर लिया फिर आपने चौथा लिख दिया, तो ऐसे गलत हो जाएगा। आपको सीक्वेंस वाइज पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इसी तरह से आपको इनको लिखना होगा। तो इसको हम स्टडी करते हैं, हर एक 5 स्टेप को डिटेल में स्टडी करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थोड़े बड़े पॉइंट जरूर है पर ये है बहुत ही इजी पॉइंट, अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। लेखांकन में केवल उन्हीं लेन देनों को पुस्तकों में लिखा जाता है जो मौद्रिक स्वभाव के, मौद्रिक स्वभाव मतलब ऐसे लेन देन जिनको मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 20 कुर्सियां हैं, 20 कुर्सियों की वैल्यू हम जैसे 10,000, 15,000 इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं मौद्रिक स्वभाव के। लेखांकन में उन लेन देनों का लेखा नहीं किया जाता जिन्हें हम मुद्रा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जिनको हम मुद्रा में नहीं कन्वर्ट कर सकते उनका लेखा ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको मुद्रा में व्यक्त तो किया ही नहीं जाता। लेन देनों के लेखांकन के लिए ये बहुत आवश्यक जरूरी है कि लेन देन लिखित प्रलेखों द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए, यानी कि कोई भी लेन देन हो तो उसका प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये लेन देन हुआ है। जैसे आपने माल बेचा है तो आपके पास स्लिप होनी चाहिए कि हाँ इतने रुपए का माल बेचा है। आपने बिल काटा होगा, वो बिल होना चाहिए। अगर कोई आपने मान लेते हैं पेमेंट अपने पे की है तो उसकी आपके पास स्लिप होनी चाहिए। तो इस तरह से परलेख कुछ डॉक्यूमेंट्स के द्वारा इसको वेरीफाई किया जा सके तभी उन लेन देनों को हम लिख सकते हैं। इसमें परलेख कौन कौन से हो सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, कैश मेमो, कैश मेमो वो होता है जो नगद में हम कोई डीलिंग करते हैं तो उसका,
क्रय बीजक हो गया, विक्रय बीजक हो गया, जमा की पर्ची आपने जैसे बैंक में जमा करवाते हो ना, एक स्लिप मिलती है, चेक बुक, पासबुक, इस तरह से होते हैं। एक ऐसा प्रलेख जो किसी लेन देन का प्रमाण प्रस्तुत करता है उसको हम मूल प्रलेख कहते हैं या सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। तो पहला तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि लेन देन हमारा कौन सा कैश में कन्वर्ट हो जाता है, कौन सा नहीं होता। जो कैश में कन्वर्ट होता है उनको लिखते हैं, जो नहीं कर सकते कैश में कन्वर्ट, मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनको नहीं लिखते। ठीक है। सेकंड जो है हम क्या करते हैं, प्रिपेयर ऑफ वाउचर, प्रिपरेशन करते हैं वाउचर की। जो मूल प्रलेख होते हैं उनके आधार पर सभी प्रविष्टियों का लेखा सबसे पहले प्रमाण को वाउचर पर किया जाता है और इसके पश्चात इन वाउचर के आधार पर जर्नल और प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकों में लेखा किया जाता है। वाउचर जैसे कि आपको जितनी भी स्लिप मिलती है, जैसे आप पेमेंट करते हो तो आपको बहुत सारी स्लिप मिलती है, क्या करते हो, उनको वैसे ही रख देते हो? नहीं, उनको ऐसे रखने से क्या होगी, वो मिक्स हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक फाइल ले लेंगे और उसमें पेस्ट कर देंगे डेट वाइज, जैसे भी हमें मिलती रहती है पे की स्लिप, हम एग्जांपल ले रहे हैं पे स्लिप का, तो जैसे भी मिलती रहती है तो हम उसके अंदर पेस्ट करते रहते हैं और जिस पेज पे पेस्ट किया उनको हम पेज नंबर दे देते हैं, तो वही हमारा वाउचर बन जाता है। अब वाउचर में जैसे 5 नंबर पेज पे हम उस फाइल में हम खोलें तो हमें पता चल जाएगा कि इस नंबर पेज पे ऐसी स्लिप चिपी हुई है या हमने पेस्ट कर रखी है जिसको हमने इस तारीख को पेमेंट किया, इस चीज़ के लिए पेमेंट किया है। तो इस तरह से वो क्या बन जाती है, वाउचर। उसके बेस पे ही लेखा किया जाता है। प्रमाणक सभी फर्में अपने व्यवसाय के लिए अलग अलग छपवा लेती है। प्रत्येक लेन देन के लिए एक अलग प्रमाणक भी तैयार किया जाता है जो ये स्पष्ट करता है कि कौन सा खाता डेबिट किया जाना है और कौन सा क्रेडिट। प्रत्येक प्रमाणक के साथ उससे संबंधित कोई प्रलेख है, कोई और डॉक्यूमेंट्स है, तो वो भी उसके साथ नथी कर दिए जाते हैं, यानी कि उसके साथ ही अटैच कर दिए जाते हैं। कभी कभी प्रमाणक जो होते हैं स्वयं ही मूल प्रलेख बन जाते हैं, तो वो खुद ही जो है हमारे मेन डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं और उनके बेस पे ही हम लेखा करते हैं। ये किससे रिलेटेड होते हैं, जैसे कि लघु व्ययों की दशा, छोटे छोटे जो खर्चे करते हैं उनसे रिलेटेड। जो प्रमाणक होते हैं प्रमाणकों को तिथिवार और इन पर डली हुई क्रम संख्या के अनुसार फाइलों में लगा दिया जाता है। अभी आपको बताया था ना, ऊपर फाइलों में क्रम संख्या डालकर लगा दिया जाता है। तो इस तरह से हम प्रमाणक तैयार कर लेते हैं। प्रमाणक तैयार हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब उन प्रमाणकों के बेस पे, उनके बेस पे हम देखेंगे कि हमने कौन सा लेन देन किस तारीख को या कितने रुपए का किया है। उसके बेस पे सबसे पहले पुस्तकों में लेखा किया जाता है, इन प्रमाणकों या इन प्रलेखों के बेस पे। और जिन बुक्स के अंदर ये लिखा जाता है या एंट्री की जाती है उन बुक्स को कहते हैं प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक। कई बार आ जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन, तो आप लिखोगे किसी भी व्यावसायिक लेन देन का मूल प्रलेखों के आधार पर सबसे पहले जिन बुक्स के अंदर लेखा किया जाता है उसको प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें कहा जाता है। ये जर्नल, रोजनामचा, इसको जर्नल या रोजनामचा भी कह सकते हो। हिंदी में, इंग्लिश में जर्नल है, हिंदी में इसका नाम रोजनामचा है। ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें व्यावसायिक लेन देनों को तिथिवार दोहरा लेखा प्रणाली के नियमों के अनुसार लिखा जाता है, डेट वाइज लिखा जाता है। इसमें जब व्यवसाय का आकार छोटा होता है तो सारे लेन देनों को एक ही बुक में, जर्नल में लिख लिया जाता है, लेकिन जब व्यवसाय का आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो आप देखोगे कि लेन देनों की संख्या भी बहुत बढ़ जाएगी। तो लेन देनों की संख्या बढ़ने से क्या होगा, जर्नल जो होता है उसको हम बांट देते हैं कुछ बुक के अंदर, तो जर्नल के कुछ विभाजन कर दे देते हैं और जिनका नाम सब जर्नल या स्पेशल जर्नल रख देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि हमारे नकदी से रिलेटेड लेन देन बहुत सारे हैं, नकद प्राप्ति, नकद भुगतान से संबंधित लेन देन जो है वो सारे के सारे ज़्यादा है, तो उनको एक कैश बुक में एक अलग सी बुक बना देंगे, उसी में ही नकद प्राप्ति होगी, भुगतान होगा, वो सारा इस बुक में ही लिखा जाएगा। उधार में अगर आप क्रय करते हो तो उसका लेखा आप परचेज बुक में करोगे, उधार विक्रय का लेखा सेल्स बुक में करोगे। इसी तरह से और बहुत सारी बुक हम लगा लेंगे और उनके बेस पर ही इसमें लेखा किया जाएगा।
इसके बाद आता है हमारा थर्ड आता है पोस्टिंग ऑफ लेजर। अब देखो हमने ऊपर एंट्री तो कर ली, अब हमारा अगला कदम क्या होगा, खाते बनाना। अब एंट्री तो हमने डेट वाइज किया है, एक व्यक्ति राम है, उससे हमने 5 तारीख को भी डीलिंग की, उसके बाद 10 तारीख को भी डीलिंग की, 15 तारीख को भी की, 25 को भी डीलिंग की। तो हमने जो जर्नल है उसमें तो डेट वाइज लिखी, अभी उसके सारे ट्रांजैक्शन देखने बड़े मुश्किल हो जाएंगे, ढूंढने पड़ेंगे। तो उस समस्या से बचने के लिए क्या किया जाता है, लेजर बना लिए जाते हैं। तो लेखांकन प्रक्रिया में अगला कदम जर्नल या सहायक पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों को खाता बही में इनसे संबंधित खाते में, अकाउंट में हस्तांतरित कर देते हैं। जैसे राम का एग्जाम्पल लिया ना हमने, तो हम क्या करेंगे, राम के साथ जितनी भी डीलिंग की, जिस डेट को भी की, उसके इस खाते में डेबिट में और उसके क्रेडिट में हम सारी पोस्टिंग कर देंगे। तो अब राम का अगर साथ डीलिंग हमें देखनी है कि राम से रुपया लेना है या देना है, तो राम अकाउंट एक ही पेज हमें देखना होगा और इससे हमें सारी पता चल जाएगी। तो इससे क्या होता है, ऐसी जो बुक होती है जिसमें इस तरह से खाते बनाए जाते हैं, सभी के जिनके साथ डीलिंग उन सबके खाते बनाए जाते हैं, तो ऐसी बुक जिसमें सारे खाते खोले जाते हैं उस बुक को कहते हैं खाता बही। और ये खाता बही जो होती है एक प्रिंसिपल बुक या मुख्य पुस्तक होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आता है। तो खाता बही एक कैसी पुस्तक है, एक मुख्य पुस्तक, प्रिंसिपल बुक है, जिससे सारे व्यावसायिक लेन देनों को वर्गीकृत रूप में उनसे संबंधित खातों में लिखा जाता है। खाता बही में लेखांकित करने के लिए सभी लेन देनों को वर्गीकृत करके एक जैसे प्रकृति के लेन देनों की खतौनी एक ही स्थान पर उनके नाम से खुले हुए खाते में की जाती है, जिससे कि उस खाते को देखते ही उससे संबंधित लेन देनों के समूह का प्रभाव ज्ञात हो जाए। जैसे राम के साथ हमने 1 महीने में 15 डीलिंग की है, तो 15 डीलिंग राम के खाता बनाकर हम जर्नल में तो की है। अभी हमें एक नज़र में एक ही सेकंड के अंदर राम के साथ देखना है कि हमारा क्या हिसाब किताब रहता है, तो हम राम का अकाउंट खोलेंगे लेजर बुक में और हम तुरंत बता देंगे कि राम से रुपए लेने हैं या राम को रुपए देने हैं। तो इस तरह से हम सभी एसेट्स, लाइबिलिटी, परचेज, सेल्स, सभी के लिए ही अलग अलग खाते खोलते हैं, चाहे वो हमारा सैलरी हो, रेंट हो, कोई डिस्काउंट हो, सब के बारे में अलग अलग अकाउंट खोले जाते हैं। अब अकाउंट खुल गए ऊपर हमारे, अब हम क्या करेंगे, वो जो हमने लेजर में अकाउंट खोले उनका बैलेंस निकाल लेंगे। हमने राम के अकाउंट का बैलेंस निकाला, जैसे कि राम से हमें रुपए लेने हैं या राम को रुपए देने हैं, तो इस तरह से वो बैलेंस निकाल लिया। अब उसके बेस पे हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल अकाउंट। सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। तो लेखांकन प्रक्रिया में अंतिम चरण खाता बही के खातों के शेष निकालना और इन शेषों की सहायता से परीक्षा सूची या तलपट ट्रायल बैलेंस तैयार करना है। किससे तैयार करना है, जो खाता बही के शेष निकाले, बैलेंस निकाले थे ना, उसी से ट्रायल बैलेंस बनाना है आपको, जिसको हम तलपट कहते हैं। ट्रायल बैलेंस खाता बही के खातों के डेबिट और क्रेडिट शेषों से तैयार किया गया एक ऐसा विवरण है जिससे खाता बही में खतौनी की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए बनाया जाता है। ये जो ट्रायल बैलेंस होता है, इस खाते से हमने जो लेजर बनाए हैं उसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो उसकी जांच हो सकती है, यानी कि इसको जांच पड़ताल के लिए ही बनाया जाता है। यदि तलपट के डेबिट और क्रेडिट पक्ष दोनों का जोड़ आपस में नहीं मिलता है तो इससे पता लग जाता है कि खाता बही में हमने ऊपर जो पोस्टिंग की है या हमने टोटल करते वक्त कोई ना कोई हमारे से गलती रह गई है। तो इस ट्रायल बैलेंस की सहायता से हम अशुद्धियाँ, जो भी एरर होती है, उनको खोज सकते हैं और उनमें सुधार कर सकती है। फिर जब ये ट्रायल बैलेंस का जोड़ मिल जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाती है। ये थे हमारे 5 स्टेप इसके। अगला आता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो 2 टाइप के बेस होते हैं इसके अंदर। पहला कौन सा होता है, एक तो होता है कैश बेसिस और एक होता है एक्रूअल बेसिस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कैश बेसिस क्या होता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इस आधार में आयों का लेखांकन तब तक नहीं किया जाता जब तक कि वह नकदी में प्राप्त न हो जाए। यानी कि कहने का मतलब है, जब तक पैसा हाथ में नहीं आ जाए किसी ट्रांजैक्शन का, तब तक उसका लेखा नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार भुगतान खर्चे से संबंधित है, व्ययों का लेखांकन भी तभी तक नहीं किया जाता जब तक कि उनका नकदी में भुगतान ना किया जाए।
यानी कि इसमें उधार लेन देन जो होते हैं, इसमें उधार लेन देनों को छोड़ दिया जाता है और इनका लेखा ही नहीं किया जाता जब तक कि इनके लिए कोई नकदी प्राप्त ना हो जाए। यानी कि सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जो रुपया हाथ में आया है तो ही लिखना है, अगर तुमने पे किया है तो ही लिखना है, अगर कोई उधार लेन देन किया है तो उसका लेखा नहीं करना, उसको छोड़ देना है। अब देखो, और ये जो है हमारा, ये कौन बनाते हैं, इस बेस पे अकाउंट कौन तैयार करते हैं? ये आधार पेशेवर व्यक्तियों जैसे वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनके लिए ज़्यादा उपयोगी होते हैं क्योंकि इनके नकद से रिलेटेड लेन देन ज़्यादा होते हैं। अब देखो इसके लाभ क्या है, एडवांटेज। सबसे पहले है ये बहुत ही सरल है और बहुत ही रियल है, और बहुत से व्यक्तियों की जो रूढ़िवादी प्रवृत्ति की जो इच्छा होती है या संतुष्टि होती है उसको तुष्टि करता है या संतुष्ट करता है, उसको रूढ़िवादी विचारधारा को संतुष्ट करता है। इस आधार में अनुमानों और व्यक्तिगत निर्णयों के प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसमें अनुमान तो लगाना ही नहीं पड़ता, पैसा आया तो लिख दिया, ना आया तो नहीं लिखा, इसलिए अनुमान की तो कोई जगह ही नहीं है। ये उन संस्थाओं के लिए उपयोगी होते हैं जहाँ ज़्यादातर लेन देन नकदी में होती है, केवल उन्हीं संस्थाओं के लिए उपयोगी होते हैं। इसके बाद देखो इसकी हानियाँ भी है। ये संस्था की लाभ हानि और स्थिति विवरण का सच्चा और सही चित्र प्रस्तुत नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लेन देन होते हैं जो हम ड्यू हो जाते हैं पर बाद में कंप्लीट करते हैं, जैसे अदत्त व्यय। अदत्त व्यय मतलब ऐसे खर्चे जो ड्यू तो अभी हो गए हैं, उनके भुगतान करने की तारीख तो इसी साल आ गई है पर वो भुगतान अगले साल किए गए। इसी तरह से पूरा प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, या कोई एडवांस में इनकम मिल जाती है या कोई संचित लाभ होते हैं तो उनका लेखा इसमें नहीं किया जाता। दूसरा, ये मैचिंग प्रिंसिपल है उसका पालन भी नहीं करता क्योंकि इस आधार में स्थायी संपत्तियों के क्रय पर जितनी भी राशि लगाई गई है उस राशि को केवल एक ही साल में खर्चे में दिखा दिया जाता है। अब जिस साल कोई संपत्ति खरीदो, मान लो कोई 10 लाख की मशीन खरीदी है आपने एक साल, वो मशीन तो आपको 10 साल फ़ायदा देगी, 20 साल फ़ायदा देगी, पर उसका 10 लाख का बर्डन तो आपने एक साल के ही प्रॉफिट एंड लॉस काउंट पे डाल दिया। तो इस तरह से ये व्यय मानकर उसमें एक साल में ही दिखा दिया जाता है जिस अवधि में ये क्रय की गई है, जबकि उसे उन अवधियों का खर्चा मानना चाहिए जिसमें वो संपत्ति प्रयोग की जाती है, जिसका प्रयोग करके प्रॉफिट लिया जाता है, बल्कि वो खर्चा 10 साल अगर मशीन चलेगी तो 10 साल में बांटना चाहिए था, इन्होंने एक ही साल के अंदर उसको चार्ज कर दिया। नकदी आधार में लाभों में हेराफेरी की संभावना होती है क्योंकि भुगतान या तो देरी से किए जा सकते हैं या फिर बहुत जल्दी भी किए जा सकते हैं, इस कारण इसमें हेराफेरी की संभावना रहती है। नेक्स्ट है नकदी आधार में क्योंकि पूंजीगत और आयगत मदों में अंतर तो किया ही नहीं जाता, जिससे इनमें क्या होती है, एक रूपता नहीं आती। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी अधिनियम 2013 में कुछ संशोधन हुए थे, उस आधार पर इस 2013 के संशोधन के बाद इस आधार को मान्यता नहीं दी गई, कैंसिल कर दिया गया कि कोई भी फर्म जो है जो बिजनेस कर रही है वो फर्म इस आधार पर खाते ना बनाए, केवल वही फर्म खाते बनाए इस बेस पर जिनके नकदी के लेन देन ही ज़्यादा होती है। सेकंड आता है हमारा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये जो कैश बेसिस है उसका बिल्कुल अपोजिट है। इस आधार में आयों का लेखांकन उनके अर्जित होते ही कर दिया जाता है, चाहे वो नकदी में प्राप्त हुई हो चाहे ना हुई हो। जैसे उधार विक्रय को उसी अवधि के कुल विक्रय में शामिल कर दिया जाएगा। अब मान लो आप उधार माल बेचते हो, आपने 31 दिसंबर को खाते बंद कर रहे हो, आपने 25 दिसंबर को उधार माल बेचा, उसके रुपए जो है आपको अगले साल जनवरी में मिलने वाले हैं, तो वो इस अवधि में तो नहीं है, अगली अवधि में है, पर हम इस बेसिस के बेस पर हम जो भी उधार विक्रय किया गया उसको इसमें ही विक्रय में इंक्लूड कर लेंगे। इसी प्रकार व्यय का लेखा भी उनके ड्यू होते ही कर दिया जाता है, न कि उनके नगद भुगतान करने पर। जैसे भूमि के स्वामी को किराया है, उस अवधि का व्यय माना जाएगा जिसमें वो देय हुआ हो, न कि उस अवधि का जिसमें वो चुकाया गया हो। तो उपार्जन आधार में किसी अवधि का
लाभ हानि उस अवधि के दौरान अर्जित व्ययों और उस अवधि के दौरान व्ययों के मिलान का परिणाम होता है। अब देखो, ये जो आधार है, अक्रूवल बेसिस है, ये हमारा कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत संशोधन हुआ था। उसके अंतर्गत सभी कंपनियों को उपार्जन आधार के अनुसार ही खाते बनाने अनिवार्य कर दिए गए। उसको तो रिजेक्ट कर दिया गया था, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। अब देखो एडवांटेज क्या है। यह आधार एक निश्चित अवधि के सही लाभ हानि या उस अवधि के अंत पर व्यवसाय की सही वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है, क्योंकि इसमें सारे खर्चे, चाहे वो पे कर दिए हो चाहे बाद में पे करने हो, सारे इंक्लूड किए जाते हैं। इसी तरह इनकम, चाहे वो आपने कैश में प्राप्त कर ली हो चाहे वो बाद में प्राप्त करोगे आप, तो उन सबको इसमें इंक्लूड किया जाता है। दूसरा, इसमें मैचिंग प्रिंसिपल का लागू होता है। थर्ड है, उपार्जन आधार में विभिन्न वर्षों की लाभ हानि की गणना में एक रूपता आ जाती है, क्योंकि इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनमें डिफरेंस किया जाता है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा इसको मान्यता प्रदान कर दी गई। हानियाँ क्या क्या होती है? देखो, इसकी हानियाँ बहुत कम है। एक तो ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। दूसरा, इसको मुश्किल इसलिए बताया है कि सरल नहीं है, इसलिए कहा है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करने में, आगे पीछे का सभी का हिसाब करने में काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है। या दूसरा ये कह ले कि इसमें अनुमान और व्यक्तिगत निर्णयों का प्रयोग करना पड़ता है, यानी कि एस्टीमेट लगाना पड़ता है इसमें। तो ये इसकी कुछ एक डिसएडवांटेज थी। अब हम करते हैं इन दोनों में डिफरेंस। बेसिस ऑफ डिफरेंस, केस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला है रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जो कैश वाला है, इसमें केवल कैश लेन देनों को लिखा जाता है और इसमें कैश और उधार दोनों का ही लेखा किया जाता है। सेकेंड आता है टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम। इसमें केवल उन्हीं आयों का ही लेखा किया जाएगा जो नगद में प्राप्त होगी, और इसमें सभी आयों का लेखा किया जाएगा चाहे वो नगद में प्राप्त हुई हो चाहे नहीं हुई हो। टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस, इसमें केवल उन्हीं व्ययों का लेखा किया जाएगा जिनका आपने नगद में भुगतान कर दिया हो, और इसमें सभी व्ययों का लेखा किया जाएगा चाहे नगदी में आपने भुगतान किए हो या ना किए हो। तो इसमें दोनों टाइप का लेखा किया जाएगा। इसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इस आधार पर ये जो हमने पढ़े हैं, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन आयों को ध्यान में ही नहीं रखा जाता, क्योंकि ये तो नगद में प्राप्त अभी तो होती नहीं है, तो आगे जाके प्राप्त होने वाली है या आगे जाके पे की जाने वाली है, तो इनको ध्यान में नहीं रखा जाता। और इस जो हमारा अक्रूवल बेसिस है, इसमें इनको ध्यान में रखकर ही लेखा किया जाता है। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें दोनों मदों में कोई डिफरेंस नहीं किया जाता, इसमें दोनों मदों में डिफरेंस किया जाता है। लीगल पोजीशन, इसको कोई मान्यता नहीं है। कौन से नियम के अकॉर्डिंग? 2013, और इसके अकॉर्डिंग मान्यता प्रदान कर दी गई है इसको। असर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि की गणना। ये जो आधार है सही लाभ हानि नहीं प्रकट करता, क्योंकि इसमें नकदी और उधार दोनों का लेखन नहीं किया जाता, और ये सही लाभ हानि प्रकट करेगा क्योंकि इसमें नकदी और उधार दोनों का लेखा किया जाता है। सूटेबल कौन सा किसके लिए है? कैश बेसिस है, वो केवल पेशेवर व्यक्ति, डॉक्टर, वकील, इनके लिए ही ज़्यादा सूटेबल होता है, और जो अक्रूवल बेसिस है उन सभी संस्थानों को अपनाया जाता है जिनका उद्देश्य लाभ कमाने का होता है। तो ये इनके कुछ डिफरेंस थे। इसके बाद एक थर्ड और आता है बेसिस, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड या मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखो, इसके अंदर क्या होता है, लेखांकन का यह आधार नकदी आधार और उपार्जन आधार दोनों का मिश्रित रूप है। नकदी और उपार्जन दोनों का मिश्रित है। मिश्रित आधार के अनुसार आय और संपत्तियों को तो नकदी आधार पर लेखा किया जाता है, और व्यय और दायित्व होते हैं उनका उपार्जन के आधार पर लेखा किया जाता है। जैसे पेशेवर व्यक्ति, डॉक्टर, वकील इत्यादि इस आधार पर अपना प्राप्ति और जो रिसीप्ट एंड पेमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करते हैं।
और किसी अवधि की शुद्ध आय ज्ञात करते हैं। वो अपनी आउटस्टैंडिंग इनकम है उसका तो लेखन नहीं करते, परंतु अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग इनकम है उसका तो लेखन नहीं करेंगे, इनकम है ये, आउटस्टैंडिंग इनकम का तो लेखा नहीं करेंगे, पर जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसका लेखा अक्रूवल बेसिस के अकॉर्डिंग जरूर करेंगे। और ऐसा करने का उद्देश्य है उनको कर योग्य आय की गणना करते समय अदत्त व्ययों के विषय में छूट प्राप्त हो जाए उसके उद्देश्य से किया जाता है। लेखांकन का मिश्रित आधार न्यायालय के निर्णयों के अनुसार पूर्णतः स्वीकार करने योग्य है। तो इस तरह से इसमें हमने 3 बेसिस किए। इसमें आगे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो इसका क्वेश्चन ये वाला जो है वो तो इम्पोर्टेंट है, इसमें स्टेप करने हैं आपको। तो स्टूडेंट अगर ये आपको अच्छी ढंग से समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका कुछ फ़ायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत। कितने